नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बिहार में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों के साथ सीटों के समझौते पर बात करने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को बिहार पहुंचे। जेपी नड्डा ने आज, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की बात कही जा रही है और सूत्रों के मुताबिक एनडीए के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस पर दलों के बीच आपसी सहमति बन सकती है। अगले 10 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का ऐलान भी करने जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं पटना से। मनीष, मुझे याद है 2015 का जब विधानसभा चुनाव होना था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने आरा में एक रैली की थी, 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का वादा किया था। 16,000 करोड़ की इस बार परियोजनाओं का ऐलान होने जा रहा है। उस वादे का क्या हुआ वो बताएं, और साथ ही जनता को इन वादों को वो किस तरह से देखती है, और दूसरा सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ जानकारी। देखिए, आपके सवाल का 3 अंश है। पहला कि 2015 में जो प्रधानमंत्री ने बिहार को 1,25,000 करोड़ से अधिक का पैकेज दिया था, उस पर क्या हुआ ये बताने के लिए बीजेपी के नेता भी तैयार नहीं है। कायदे से अगर उस पर अधिकांश परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ होता, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने की स्थिति आती, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि उस पर व्हाइट पेपर जरूर जारी करती। लेकिन उस परियोजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, उस प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर के परियोजनाओं पर देखेंगे तो अधिकांश पर काम शुरू अभी भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे काम जो शुरू हुए वो अभी तक पूरा नहीं हो पाए हैं, और यही एक कारण है कि बीजेपी उस पैकेज के बारे में बात करने से कतराती है। दूसरी बात यह है कि 16,000 करोड़ के एक बताया जा रहा है कि चुनावों की घोषणा के पूर्व जो है प्रधानमंत्री अलग अलग स्कीमों की शिलान्यास या उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में बीजेपी के जो पुराने नेता है वो जानते हैं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर आप शिलान्यास या कोई भी घोषणा करते हैं तो मतदाताओं, खासकर बिहार के मतदाता जो थोड़े जागरूक हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तीसरा, आपने पूछा कि क्या सीट शेयरिंग का जो मामला है, तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 1996 से अब तक 6 लोकसभा के चुनाव, 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ लड़ी है। इसलिए सीटों के समझौते पर बहुत ज्यादा अड़चन नहीं है। सीटों की संख्या की पहले घोषणा होगी और बाद में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी इसके ऊपर फैसला होगी। लेकिन हाँ, एनडीए में अभी एक बात को लेकर जया सस्पेंस है कि चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वो एनडीए में रहेंगे, लेकिन क्या वो एनडीए में रहकर बीजेपी के सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर उतारेंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी आखिर उनको किस प्रकार से हैंडल करती है, किस प्रकार से उनको सीट शेयरिंग के बारे में या सीटों के बारे में उनको मनाने में कामयाब होती है। जया जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार से आज मिले हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी आप देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिहार की जनता से 2015 में जो वादा किया गया था विशेष पैकेज का, आखिर उसका हुआ क्या, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी, जेडीयू खुद मौजूद है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां महोबा के सस्पेंड हुए एसपी मणिलाल पाटीदार और एक थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ल पर एक व्यापारी की हत्या की कोशिश और हत्या की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जिले के एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 5 सितंबर को एक वीडियो वायरल कर एसपी मणिलाल पाटीदार पर हर महीने 6 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि काम मंदा होने की वजह से जब 6 लाख देने में मजबूरी जताई तो एसपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद ही इंद्रकांत को गोली मार दी गई थी। गोली इंद्रकांत की गर्दन में लगी और उनकी हालत गंभीर है। इस घटना के बाद 9 सितंबर को एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया गया था और कल देर रात उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां बदमाशों ने, ये देखिए वो तस्वीरें हैं, गहनों की दुकान में वो घुसे हैं, करीब 40 लाख के गहने लूट ले गए। तस्वीरों में आप देखेंगे बदमाश मास्क पहनकर घुसे हैं दुकान में, सैनिटाइजर बकायदा लगवाया है, कोरोना के उसका पालन करने की कोशिश की, लेकिन ये देखिए किस तरह से गहनों की चोरी यहां पर
खुलेआम लूट हुई है। पिस्टल लहराते हुए अंदर घुसे और फिर ये फरार भी हो गए। दुकान के मालिक के मुताबिक 40 से 50 हजार रुपए और 700 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवर लूट लिए गए। पुलिस अब बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल की छात्रा ने एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर जो है जान देने की कोशिश की। वो हालांकि बच गई हैं। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है क्योंकि गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल ये घटना जो है कल सुबह की है। इस छात्रा के पति ने 2 दिन पहले आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। और खास बात यह है कि छात्रा के पति जो है वो उज्जैन में एक कॉन्ट्रैक्टर थे। अपने सुसाइड नोट में पति ने अपनी मौत के लिए स्थानीय नगर निगम के 2 इंजीनियरों को जो है इस अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट में लिखा था। दोनों की शादी 15 दिन पहले ही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम आवास योजना के तहत बने 1,75,00,000 घरों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को गृह प्रवेश नाम दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने योजना का लाभ पाने वाले लोगों से बात भी की और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के बीड जिले में इस साल महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। इस साल इस जिले में अब तक 9 महिलाओं को दहेज के लिए मार डाला गया। महिलाओं के साथ मारपीट और इसी तरह की कई दूसरी शिकायतों में बढ़ोतरी भी हुई है। क्या है वजह, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बीड के पर्ली तालुका में रहने वाले मनोहर काल एक किसान हैं। सूखाग्रस्त बीड में बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा करते हैं, पर फिर भी अपनी बेटी मनीषा की शादी के लिए पिता ने जो कुछ पैसे थे उसे दहेज के रूप में दिया। अपनी बेटी की शादी एक शिक्षक से करवाने के बावजूद पिता ने 15 तोला सोना का इंतजाम किया, पर शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने बेटी पर दबाव डालकर बाइक के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था करने की मांग की। लॉकडाउन में परिवार के पास पैसे नहीं बचे थे। इनकी बेटी को ससुराल में सताया जाने लगा। फिर एक दिन मनीषा की मौत की खबर आई। मनीषा की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, पर पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या की बात कबूली। लग्न आता 14 महीने झालेलं होतं लग्न होऊन। शादी से पहले भी मेरे सर पर कर्ज था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी बेटी बार बार फोन कर बता रही थी कि परिवार वाले बाइक और अंगूठी के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मला ते 1-2 लाख रुपये गाडी घ्यायला आणि एक अंगठीसाठी काही करा म्हणले, एवढी घेऊन द्यात मला ह्याच्यात। मी या अडचणीमुळे देऊ शकलो नाही बघा। मनीषा जगन्नाथ आचार्य 22 साल की नवविवाहित महिला मनीषा को उसके सास, ससुर और पति ने शारीरिक और मानसिक परेशानी दी और उसकी हत्या की। इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। खून केला, त्या खुनाप्रमाणे 302 गुन्हा दाखल करण्यात आला। बीड के ही गन्ना मजदूर बाबूराव राठौड़ ने अपनी बेटी वंदना की शादी 4 महीने पहले करवाई थी, पर 4 महीनों के भीतर ही लड़के वालों के परिवार की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। लड़की के पिता ने पैसे की कमी और घर की परिस्थिति समझाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वंदना का शव कुएं में मिला। हुंडा ते मागत होता ना। मैंने मेरी बेटी को दहेज की वजह से खोया है। शादी के समय भी पैसे दिए और उसके बावजूद लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। मुद्दाम पैसे मागत होते ते। तर त्याचं चांगलं लग्न करून दिलं तर त्रास खूप होते त्याला। हमारी 5 बेटियां हैं, पैसे हमारे पास बचे नहीं थे। बेटी का फोन आ रहा था तो कहते थे लॉकडाउन खत्म होने दो, कुछ इंतजाम करते हैं। इससे पहले भी हमने पैसे दिए थे। तर असं म्हणलो तर आम्ही म्हणलं आमची गरिबी आहे, 5 पोरीत लग्न केलं, तुला हुंडाही दिलं ना, आता कुठून द्यायचं आम्ही? तरी पण आम्ही देत होतो। थांब म्हणलं 4-8 दिवस हे लॉकडाउन संपू द्या। पिछले साल की तुलना में बीड में महिलाओं के साथ होने वाले वारदातों में बढ़ोतरी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में बीड में जहां छेड़छाड़ के 181 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं जुलाई 2020 तक ये मामले बढ़कर 256 हो गए। 2019 में बलात्कार के कुल 65 मामले दर्ज हुए थे, जो जुलाई 2020 तक बढ़कर 106 हो गए। 2019 और 2020 में दहेज के कारण 9 महिलाओं ने आत्महत्या की। उत्पीड़न के 2019 में 95 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में जुलाई तक 266 मामले दर्ज किए गए।
तो वहीं गैर इरादतन हत्या के जहां 2019 में 25 मामले थे, तो 2020 में जुलाई तक ये मामले बढ़कर 33 हो गए। जास्तीत जास्त प्रमाण तर हुंड्याच्या केसेसच आहे। दहेज में केवल गाड़ी और पैसे नहीं, दैनिक इस्तेमाल में आने वाला सामान, बच्चों के कपड़े, ये सारी चीजों की मांग भी लोग करते हैं। लड़की की आर्थिक जिम्मेदारी घर वाले नहीं लेते हैं। मुलांचा खर्च असेल तो तिला माहेरून घेऊन यायला सांगतात, म्हणजे तिची आर्थिक जबाबदारी सासरचे लोक स्वीकारत नाही। महाराष्ट्र सहित देश भर में ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें हर रोज इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की ओर से इनके लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन ये योजनाएं केवल स्लोगन बनकर इस तरह से दीवारों पर लगाई जाती हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो एक दूसरी दास्तां बयां करती है। बीड़ से मनोज सातपुते के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद कई जगहों पर लोग मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं। पुणे में ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पुणे पुलिस ने चालान उनके काटे। पुणे सिटी पुलिस ने 2 सितंबर से 10 सितंबर के बीच मास्क न पहनने पर 27,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे और 1 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला। शिमोगा के ग्रामीण इलाकों में स्कूल को स्थानीय लोगों ने मिलकर रेलवे स्टेशन की थीम में रेनोवेट किया है। इस सरकारी स्कूल को रेलवे स्टेशन की तरह बनाया गया है और क्लासरूम को ट्रेन के डिब्बों की तरह रंगा गया है। दरअसल क्लास 1 से 7वीं तक के स्कूल में सिर्फ 22 बच्चे पढ़ते हैं। सुविधाओं के अभाव में ज्यादातर लोग निजी स्कूलों का रुख करते हैं। ऐसे में इस अनोखी कोशिश से सरकारी स्कूल की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बनारसी साड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से साड़ी उद्योग को खासा नुकसान पहुंचा। हालांकि अनलॉक शुरू होने के बाद से दुकानें खुलने लगी तो खरीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जैसे खरीदार तो नहीं, लेकिन दुकानें खुलने से बनारसी साड़ी के दुकानदार अब खुश हैं। और गुजरात की बात करते हैं, जहां कोरोना महामारी में बहुत लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लॉकडाउन लगा तो अहमदाबाद के अश्विनी को भी नौकरी उनकी भी चली गई। पैदाइशी दिव्यांग अश्विन देख नहीं पाते हैं, लेकिन नौकरी जाने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद का बिजनेस शुरू कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। अश्विन अहमदाबाद के एक होटल में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते थे। लॉकडाउन में होटल बंद हो गई, उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद इन्होंने आम की दुकान से शुरुआत की और अब यहाँ पर जो है वो कारोबार करके काफी खुश हैं।